कई किसान भाइयों का प्रश्न था कि हम लीज पर खेत लेकर के खेती करना चाहते हैं और इसके संबंध में हमें जानकारी चाहिए कि क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां पर करें कि हमें सफलता आराम से मिल जाए, क्योंकि हमारे पास खेत नहीं है या जो व्यक्ति जहां पर है वहां पर खेत उपलब्ध नहीं है। कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण जो किसानों को लीज पर खेत लेकर के खेती करनी पड़ती है। किसान भाइयों, हम आप लोगों को बता दें कि हम कोई एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन हम जब से याद संभाले हैं तब से लीज पर खेत लेकर के खेती कर रहे हैं। इस वजह से हम आप लोगों को उन सभी वास्तविक परिस्थितियों के बारे में आज आपको बताएंगे कि जो आपको सावधान करेंगी, सही जानकारी देंगी, जिससे आप लोग लीज पर अगर खेत ले रहे हैं तो बगैर घाटे में गए खेती करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। देखिए किसान भाइयों, आप लोग हमारी वीडियो देखते होंगे और वह जो सभी वीडियो आती हैं हमारे खेत की होती हैं, जो कि हम खेत लीज पर लेकर के खेती कर रहे हैं। और हम जो खेती कर रहे हैं उसमें केले की खेती है, पपीते की खेती है, एप्पल बेर की खेती है और सभी प्रकार की सब्जियों की खेती है, गन्ना है, आलू है, इत्यादि प्रकार की जो सभी फसलें होती हैं उसकी हम खेती कर रहे हैं। और हम आज से खेती नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया कि जब से हम याद संभाले हैं तब से खेती कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें पता है कि वह क्या परिस्थितियां होती हैं कि हम जब लीज पर खेत लेकर के खेती करने जाते हैं तो उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो आज हम आप लोगों को पूरे डिटेल में बताएंगे। अगर आप लोग लीज पर खेत लेकर के खेती करने का विचार कर रहे हैं तो यह पूरी वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर यह वीडियो आप लोग अंत तक देख लिए तो हम यह पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर आप लोग लीज पे खेत ले रहे हैं तो आपको किसी भी परिस्थिति में घाटा नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम अपनी इस टॉपिक पे आते हैं। आप लोग हमारी फसलों को देख चुके हैं, अब हम यहाँ लाइट बोर्ड पे आ रहे हैं और इसका कारण ये है यहाँ पर कि हम यहाँ पर सभी चीजों को एक जो किसान भाइयों के प्रश्न होते हैं सामने रखते हैं और उसके बाद हम आपसे आई कांटेक्ट बना करके बात करते हैं, जिससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें सभी टॉपिक हमारे सामने होती है तो उस हिसाब से हम आप लोगों को सही और सटीक जानकारी दे पाते हैं। इस वजह से हम लाइट बोर्ड पे आ गए हैं। बकिया कई किसान ये भी कह सकते हैं कि अरे ये तो एक रूम में बैठ करके भैया बता दे रहे हैं बोर्ड पर, इस तरीके से खेती नहीं होती है। तो हम जैसा कि आप लोगों को पहले बताया कि हम खेती काफी कर रहे हैं और अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो हमारी ये वीडियो जो है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, लीज पर खेती, जब हम किसी जमीन के बारे में बात करते हैं तो उसके स्वामित्व के आधार पर जब हम खेती करने जाते हैं तो कुछ प्रकार होते हैं। उसके जो प्रमुख प्रकार होते हैं सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सबसे पहला हमारा होता है निजी खेत। और जो हमारा निजी खेत होता है उस पर आप कानूनी रूप से आपका अधिकार होता है, जो आप उसमें सरकार की जो अनुमति प्रदान की गई फसलें हैं चाहे जो वह उगा सकते हैं। अब यहाँ पर सरकारी अनुमति जो प्राप्त फसलें हैं यह इस वजह से हम कह रहे हैं आप गांजा की खेती नहीं कर सकते, ना ही अफीम की खेती कर सकते हैं। तो इस वजह से यह हम कह रहे हैं और इस पे आपका पूरी तरीके से अधिकार होता है, आप चाहे जो करें उस पे। अब दूसरी जो जमीन का प्रकार आता है उसे कहते हैं रेहन। हमारे क्षेत्र में इसे रेहन कहते हैं, लेकिन हम आप लोगों को एक इसकी परिभाषा बताएंगे, उसके अंतर्गत आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेहन कोई खेत, एक व्यक्ति, जैसे कोई खेत हमारा है और हमें अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, लेकिन हम बैंक से कर्जा नहीं लेना चाहते हैं, ना साहूकार से कर्जा लेना चाहते हैं, तो ऐसे में लोग अपने खेत को किसी दूसरे व्यक्ति से को दे देते हैं, जो व्यक्ति हमें पैसे देगा। अब कोई व्यक्ति, मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ खेत है और हमें जरूरत है 2 लाख रुपए की, तो हम जब 2 लाख रुपए किसी व्यक्ति से लेंगे तो वह खेत जो हमारा है हम उस व्यक्ति को दे देंगे। यह कानूनी रूप से नहीं दिया जाता है, एक समझौता के तौर पे दिया जाता है, जो समाज में 4 लोग मिल बैठ करके कह देते हैं। तो यह जब तक आप पैसे नहीं लौटाते हैं तब तक जो व्यक्ति आपको पैसा दिया है वह इस पर खेती करता है। तो इसे कहते हैं रेहन। हमारे क्षेत्र में इसे रेहन कहा जाता है। अब जो दूसरा होता है ये होता है अधिया। अब जो अधिया पे खेती की जाती है वो ये होती है कि जैसे कोई खेत है,
हम जिसका खेत है उसको उससे ले लिए हैं और उस पे हम खेती कर रहे हैं, तो उसमें जो फसलों का उत्पादन होगा वो आधा हम रखेंगे, आधा जो खेत का मालिक है वह रखेगा। लेकिन यहाँ पर जो रेहन लिया जाता है, जब तक वह व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं दे देता है तब तक आप उस खेत में जो चीजें उगाते हैं वह आपकी पूरी होती हैं, 100% उस फसल पर आपका अधिकार होता है। तो ये 3 तरीके हो गए हैं। अब जो हमारा चौथा तरीका आता है वो लीज है, और उसे कुछ लोग किराया बोलते हैं, कुछ लोग रेंट पे बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। खैर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है यह सही नहीं होगा कहना, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं लीज या किराया, यह ज्यादा प्रचलित शब्द है। इस पर लेकर के लोग खेती करते हैं, और जब इस पे खेती की जाती है तो जिसकी जमीन हम लेते हैं उसे जो उसका किराया होता है वार्षिक तौर पर या छमाही तौर पर, जितने दिन के लिए आप ले रहे हैं किराया हम दे देते हैं जमीन के मालिक को, और उस पे जो हम फसल उगाते हैं उस पे हमारा पूरी तरीके से अधिकार होता है। उसे हम चाहे जहां बेचे चाहे जो करें, उसमें जो खेत का मालिक है उस पे, उस फसल पे उसका अधिकार नहीं होता है। तो ये चीजें हो गई लीज। और आज हम लोग लीज पर ही बात करेंगे कि लीज पर सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है। अब आप कोई खेत लीज पर लेना चाहते हैं और इसके लिए आप चाहते हैं कि खेत का चुनाव कैसे करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, और क्या उस खेत की योग्यता होनी चाहिए कि आप उस खेत को किराए पे लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि जिस खेत को हम किराए पे लेने जा रहे हैं, लीज पर लेने जा रहे हैं, उसकी मिट्टी कौन सी है और उस मिट्टी की उर्वरा क्षमता कैसी है। अगर वह मिट्टी बलुई छोड़ करके कोई भी है तो आप उसे ले सकते हैं जिसकी उर्वरा क्षमता अच्छी हो। लेकिन अगर आप बलुई मिट्टी वाला लेते हैं तो वहां पर भी जो किराया होता है ये कम हो जाता है। तो मतलब आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और लगाई जाने वाली फसलों के आधार पे खेत को किराए पे ले सकते हैं और उस पे आप खेती कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं और उस फसल के हिसाब से उस मिट्टी की उर्वरा क्षमता क्या होनी चाहिए, यह आपको ध्यान देना होता है और इस डाटा को आपको इकट्ठा करना होता है। अब जो दूसरी चीज आती है कि वहां पर सिंचाई का साधन क्या है। जैसे नहर है, नहर के द्वारा वहां पर सिंचाई होती है, या कुआं द्वारा सिंचाई होती है, या जो भूमिगत जल है जिसे हम पंप सेट या विद्युत मोटर द्वारा निकाल करके सिंचाई करते हैं वह उपलब्ध है। तो यह चीज का ख्याल रखा जाता है। अब यह परिस्थितियां निर्भर कर सकती हैं कि जिसका खेत आप लेने जा रहे हैं क्या उसके खेत में बोरवेल है। अगर बोरवेल है तो ठीक है, अदरवाइज आपको वहां पर बोरवेल करवाना पड़ता है। अब जो हमारी तीसरी चीज आती है जो ध्यान में रखनी चाहिए, परिवहन सुविधा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी बागवानी कर रहे हैं या बड़े क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, तो जो उस खेत में फसल तैयार होगी उसे मार्केट ले जाने के लिए वहां पर परिवहन की सुविधा क्या है। वहां पर ट्रैक्टर लेकर के आना जाना होगा, आपको अन्य वाहन लेकर के आने जाने होंगे लोड करने के लिए, तो ये भी ध्यान दिया जाता है। और उसी आधार पे अगर उपस्थित है तो जो उसका रेंट है ये पूरा दिया जाता है, नहीं तो उस रेंट में थोड़ी कटौती हो जाती है। अब जैसे मान लिए कि किसी क्षेत्र में चल रहा है 100 रुपए, अब अगर वहां पर इसकी उपलब्धि नहीं है तो हम ऐसी परिस्थिति में जो है खेत का 80 रुपए ही देंगे। अगर वहां सिंचाई के साधन भी नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है, मिट्टी उर्वर नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं बनता है। अब जो हमारा चौथा चीज आता है वह है पानी का निकास। देखिए, पानी का जो निकास होता है ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस खेत को आप ले रहे हैं बारिश अगर होती है उस दौरान वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है और वह निकल नहीं पाता है। ऐसी परिस्थिति में जो आप वहां पर फसलें लगाए हैं वह खराब हो जाएंगी। तो इस वजह से ये जरूरी हो जाता है कि आप जिस खेत को लेने जा रहे हैं यह ध्यान में रखें कि उस खेत में बारिश के दौरान पानी का निकासी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अब बात आती है कि उस खेत का रेंट क्या है, किराया क्या है प्रति एकड़। देखिए, यह अलग अलग क्षेत्रों में निर्भर करता है कि कहां पर क्या रेट चल रहे हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग रेट चलता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग रेट चलता है, वहीं पर मध्य प्रदेश में अलग रेट है, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में, सभी जगहों पे अलग रेट है। यह आप अपने क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे तो वह बता देंगे कि उस क्षेत्र में किराया क्या चल रहा है। खैर, इस चीज को हम यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे, यहाँ पर बताएंगे नहीं। अब जो पांचवी चीज, छठी चीज आती है, वैसे ये छठे स्थान पे होना चाहिए कागजी कार्यवाही। देखिए, जब कोई खेत आप लीज पर लेने जाते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी भी कुछ मिलती है, लेकिन सब्सिडी एक लिमिट में मिलती है। लिमिट कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी खेत को 10 साल या उससे ऊपर ले रहे हैं
तब आपको सब्सिडी मिलती है। अन्य कई जगहों पे नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो किसी क्षेत्र में नियम है उस हिसाब से हम आप लोगों को बता रहे हैं। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में आप कोई खेत लेते हैं और आप चाहते हैं कि उस पर सब्सिडी मिले, तो वहां पर आपको एक रेंट एग्रीमेंट करना होता है, और जो रेंट एग्रीमेंट होगा कम से कम 10 साल के लिए होना चाहिए, तब आपको उस खेत पे सब्सिडी मिलती है। जब आप कोई भी कार्य करने जाते हैं या कोई भी आप ट्रैक्टर वगैरह खरीदना है, जो भी चीजें होती हैं, जो कागजी कार्यवाही होती है यह थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए, जो खेत का मालिक है अगर पढ़ा लिखा है, चीजों को जानता है, तो वह आपके रेंट एग्रीमेंट पे साइन आराम से कर देगा। लेकिन कई क्षेत्रों में होता है कि रेंट एग्रीमेंट पे साइन नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक समझौता होता है, एक व्यवहार होता है कि हाँ चलो समझ लिए, ठीक है, अब इस पे जो भी फसलें उगाई जाएंगी वह हमारी होंगी और जो किराया होगा हमें देना होगा। लेकिन कई क्षेत्रों में यह भी देखने को मिला है कि जब कोई किसान किसी से खेत किराए पे लेकर के खेती करता है और उसके बाद जो खेत का मालिक है जब फसल तैयार हो जाती है तो उस पे अपना दावा ठोक देता है, क्योंकि कानूनी रूप से उसका अधिकार है और उस पे उगाई गई फसल उसी की हुई। जब भी कोई कानूनी कार्यवाही उस पर होगी तो ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप रेंट एग्रीमेंट के साथ खेत पर खेती करना शुरू करें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। अब हम यहाँ पर कई किसानों के साथ काम करते हैं तो ऐसी खबरें आती हैं, तो यह चीजें हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब आपका यह चीजें हो गई 6 चीजें जिसके आधार पर आप किसी खेत का चुनाव करते हैं। अब अन्य क्या विचार होने चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए जब आप उस खेत पे खेती करने जाएंगे, और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इस पार्ट के अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। किसान भाइयों देखें, अब हम मान लिए हैं कि आप कोई खेत है उसको लीज पे ले लिए हैं, लेकिन जब उस पे खेती की प्लानिंग करते हैं तो आपको यह प्लान करना पड़ता है कि आप किस फसल का चुनाव कर रहे हैं उस पर खेती करने के लिए, और उसके लिए जो जलवायु होती है, जो मिट्टी होती है, यह कैसी होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं, हम एक फसल मान लेते हैं कि हमें कद्दू की खेती करना है, तो कद्दू की खेती के लिए क्या वह खेत उपयुक्त है, क्या उस क्षेत्र में कद्दू की खेती हो सकती है, क्या वहां की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता इतनी है कि हम उस खेत में कद्दू की खेती कर सकते हैं, या आप कद्दू की जगह पे गन्ना वगैरह जो भी फसल रखना चाहते हैं वहां पर मौसम का अध्ययन कर सकते हैं कि सामान्यतः आपके डिस्ट्रिक्ट में या उस क्षेत्र में उस चीज की खेती होती है कि नहीं, और फसल का चुनाव आपको इन्हीं आधारों पे करना होता है। हालांकि अब जो है कई क्षेत्रों में फसलें लगाई जाने लगी हैं तो इस वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको प्लानिंग के अंतर्गत फसल का चुनाव करना होता है। अब जब आप फसल का चुनाव कर रहे हैं तो उस फसल की अवधि क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण रखती है। देखिए, कुछ फसलें होती हैं जो 2 महीने में बाजार में जाती हैं, कुछ फसलें होती हैं 3 महीने में बाजार में जाती हैं, कुछ 6, कुछ 12 और कुछ बहुवर्षीय होती हैं। तो हमें ध्यान देना होता है कि क्योंकि खेत को हम किराए पे ले रखे हैं, अब जब किसी खेत को हम किराए पे ले रखे हैं तो उस पर हमारा हमेशा के लिए अधिकार नहीं है। 2 साल, 4 साल या 10 साल, 12 साल, जितना भी दिनों के लिए आप किराए पे लिए हैं उतने ही दिनों के लिए आपका उस पर अधिकार होता है। तो अगर आप बहुवर्षीय फसलें लगाने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ बहुवर्षीय फसलें आप लगा सकते हैं। जैसे एप्पल बेर है तो वह आपकी पहले साल में ही इतना ज्यादा उत्पादन दे देती है और ज्यादा से ज्यादा उसको 8, 10 साल, 12 साल यही चलती है, तो वह बहुवर्षीय फसल है, उसको आप ले सकते हैं। अब जो 12 माह वाली फसलें होती हैं इसमें आपका पपीता आ जाता है, आपका केला आ जाता है, तो इस तरीके की जो फसलें होती हैं जो 1 वर्ष में फल देती हैं उसको आप लगा सकते हैं निश्चिंत होकर के। अब जो छमाही फसलें आती हैं, अब छमाही फसलों में आप देख लीजिए, और सामान्यतः जो सब्जियों की खेती होती है वह 2 माह से लेकर के 6 माह के बीच में होती है। तो आपको यह निर्धारित करना होगा कि उस फसल की अवधि क्या है और खेत को आप कितने दिनों के लिए रेंट पे लिए हैं। तो यह इस चीज का आप लोगों को जरूर अध्ययन करना चाहिए। अब जो तीसरी चीज आती है कि जो आप फसल लगाने जा रहे हैं उसकी सफलता का प्रतिशत क्या है। मान लिए कि आप कोई खेत किराए पे लिए और यह अध्ययन नहीं किए, क्योंकि कई किसान होते हैं वह ठान लिए कि हमें इस चीज की खेती करनी है तो वह उसी चीज की खेती करते हैं, यह नहीं जानते हैं कि उनका कौशल क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है,
और वह उस कार्य को कितना करने में सक्षम है, समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और ऐसे में वह गलत फसल का चुनाव कर लेते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि उस फसल का जो सफलता का प्रतिशत है यह कितना है और आप कर सकते हैं या नहीं। जैसे पपीते की जो खेती होती है यह बहुत ही ज्यादा जो है रिस्क वाली खेती है, वहीं पर जो केले की खेती होती है कम रिस्क वाली खेती है। या आप सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं तो सब्जियों में जैसे आपका करेला है, कद्दू है, तरबूज है, इस प्रकार की जो फसलें होती हैं ये कम रिस्क वाली हैं। और वहीं पर कुछ फसलें होती हैं जो थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। तो अगर आप एक नए किसान हैं तो ऐसे में आपको सबसे कम रिस्क वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए शुरू में, भले ही वह फसल आपको कम मुनाफा दे, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो वह बहुत आगे जाएगा, अचानक आगे बढ़ा तो गिर सकता है। तो सफलता जो आपकी फसल की है इसका भी आप लोगों को जरूर अध्ययन करना चाहिए। अब आप जिस फसल की खेती करने जा रहे हैं उसकी लागत क्या है, अगर आप लागत का अध्ययन नहीं करते हैं और उस हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है तब भी आप झटके में पड़ सकते हैं और आप जो खेती करने जा रहे हैं वह पूरी तरीके से डूब सकती है। हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास जो लागत क्षमता है वह है 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए जब आपकी लागत क्षमता है, ऐसे में कोई भी आप खेती करने की शुरुआत किए जिसकी जो लागत आती है वह आती है 1.5 लाख। आप सोचिए कि 50,000 किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब आप मैनेज करेंगे तो ऐसे में आपको अपनी फसल के साथ जो है जो उसका प्रबंधन होगा उसमें भी मैनेज करना पड़ेगा, तो ऐसे में रिस्क हो जाएगी। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए लागत है तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि 80 से 90 हजार रुपए ही आप खर्च करें, कम से कम 20,000 रुपए सेफ पोजीशन में रखें। तो यह है आपकी जो फसल की लागत आती है। अब बात आती है कि जो फसल का बाजार है, जैसे हम हमेशा से किसान भाइयों से यही कहते हैं कि आप चाहे सोने की खेती हो, अगर उसकी बाजार आपके क्षेत्र में नहीं है, वह आपके क्षेत्र में नहीं बिकती है, तो उसकी खेती नहीं करनी है। अगर आप ऑनलाइन कोई भी देख लिए चीज की अच्छा ये फसल बड़ा अच्छा मुनाफा दे रही है, लेकिन आप जब उसे अपने क्षेत्र में लगाएंगे तो क्या पता चलेगा कि वह पूरी तरीके से फेल हो जा रही है, क्योंकि उसका जो रेट है यह नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। तो ऐसे में चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, उसकी खेती आप लोगों को नहीं करनी है। तो जिस फसल का बाजार होगा उस फसल का आपको करना होता है। अब बात आती है बाजार की सुविधा। जैसे जो बाजार होती है यह 2 प्रकार की होती है सामान्यतया। एक होती है जो किसान थोक में जहां जाते हैं बेचने, और एक होता है जहां पर फुटकर में बेचा जाता है जिसे रिटेल में लोग बोलते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं मंडी में, वहां पर किसान जाते हैं थोक रेट या बल्क में बेच करके चले आते हैं। लेकिन अगर आप रिटेल में बेचने जा रहे हैं तो वहां पर आपको खुद बैठ करके जो उपयोगकर्ता होता है, जो सब्जी खरीदने जा रहा है व्यक्ति घर के लिए, उसे आपको डायरेक्ट बेचना होता है। ऐसे में अगर आप छोटे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक बड़ी मंडी की तलाश करनी होगी जहां पर आप जाएं और फसल को बेच करके चले आए। तो अगर आप यह काम करने जा रहे हैं लीज पर लेकर के खेती, तो एक दिन समय निकाल करके आप लोग मंडी का अध्ययन जरूर कर लीजिए। अब बात आती है किसान की आर्थिक स्थिति। जब आप इतना सारा काम करने जा रहे हैं, आपको सफलता चाहिए होती है, तो सभी चीजों का अध्ययन करना होता है और यह सबसे जरूरी चीज होती है। किसान की आर्थिक स्थिति क्या है, जैसा कि हम आप लोगों को फसल की लागत के अंदर कुछ टॉपिक बताए हैं, लेकिन यहाँ हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। आप मान लिए हम नए किसान हैं या पुराने किसान हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, हम मान के चलते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उससे खेत का किराया देंगे या तमाम चीजें करके 1 लाख रुपए लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको खेत लीज पे लेना चाहिए? क्या आपकी आर्थिक स्थिति सही है? देखिए, आपका घर वगैरह का खर्चा जो होता है, परिवार का खर्चा होता है, सामान्य जो खर्चे होते हैं, उसको छोड़ करके जो आपके पास सेफ पोजीशन है उसका 50% पहली बार में इन्वेस्ट कीजिए और 50% सेफ मोड में रखिए। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा, चाहे आप नए किसान हो या पुराने किसान हो। तो आर्थिक स्थिति का अध्ययन आप लोगों को कर लेना होता है और अपनी आर्थिक स्थिति के अध्ययन के आधार पे ही आप लोगों को फसलों का चुनाव करना चाहिए। हम मानते हैं ये है कि आप तिमाही, छमाही और 2 माह की फसलें लगाने की आर्थिक स्थिति है। ऐसे में आप 12 माह वाली या बहुवर्षीय वाली फसलों का रोपण कर देते हैं और किराए के खेत पे, तो आपकी स्थिति काफी खराब हो सकती है।
और यही कारण होते हैं कि जो किसान लगाते हैं वह इन चीजों का अध्ययन नहीं करते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं। यह जो चीजें हम बता रहे हैं हम आप लोगों को यहाँ पर, यह किसी किताब से हम नहीं लिए हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे व्यवहार में है और जो चीजें हम जानते हैं कि यह किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए, उन्हीं चीजों को आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। अब आर्थिक स्थिति में यह है कि क्या आप बैंक से लोन लेकर के खेती करने जा रहे हैं या आप साहूकार से कर्जा लेकर के खेती करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, हम ये चाहते हैं हमारी वजह से, हमारे द्वारा दी गई जानकारी की वजह से कोई भी किसान को घाटा ना हो, क्योंकि जब एक किसान को घाटा होता है तो वह परिवार बहुत ही विषम परिस्थितियों में चला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोन लेकर के खेती करने जा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इसको होल्ड पे रखिए। आप 10,000 रुपये से शुरू कीजिए, 5,000 रुपये से शुरू कीजिए, लेकिन अपना निजी पैसा रहे उससे शुरू कीजिए, तो आप सफलता आराम से पा जाएंगे। नहीं तो आप एक तरफ साहूकार या बैंक से लोन ले लिए हैं और ऊपर से आप खेती करने जा रहे हैं। एक तरफ तो उसका जो ब्याज है यह बढ़ता जा रहा है, दूसरे अगर आपकी खेती किसी भी कारण वजह से फेल हो गई तो आप तो दो गड्ढों में गिरेंगे, एक से निकलेंगे तो एक में, एक से निकलेंगे तो एक में। तो इस परिस्थिति को बनने मत दीजिए, तो अपने आर्थिक स्थिति का अध्ययन कीजिए। अब यह है कि जब हम हमेशा, इंसान जो होता है वह सफलता ही चाहता है, लेकिन हमेशा क्या उसे मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में हमारा जो बैकअप प्लान है यह क्या है? हमेशा आपको कोई भी खेती करने जा रहे हैं, चाहे वह 2 माह की हो, क्योंकि आप जो करेंगे अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पे ही करेंगे, चाहे 3 माह, चाहे 6 माह, 12 माह या बहुवर्षीय हो, तो आप एक बार उतना ही इन्वेस्ट कीजिए कि अगर वह फेल हो जाता है तब फिर आप सभी चीजों का, स्थितियों का अध्ययन करते हुए दोबारा एक बार और ट्राई कर सकें। तो यह आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है और इसे कहते हैं बैकअप प्लान। और अगर आप बैकअप प्लान के अंतर्गत चलते हैं तो आपके लिए बड़ा ही सेफ होता है। अगर आप लोगों के पास 100 रुपए हैं तो आप जो है 50 रुपए का ही इन्वेस्ट कीजिए और जो 50 रुपए आपके होते हैं उसको बैकअप के लिए रखे रहिए। तो ये चीजें हो गई हमारी बैकअप प्लान के अंतर्गत। हमारी जो 9वीं चीज आती है वो आती है नए किसान और पुराने किसान। देखिए, जो नए किसान होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, जो पुराने किसान होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, यहाँ पर हम बताएं। देखिए, जो पुराने किसान होते हैं वह जानते हैं कि फसलों को कैसे उगाना है और जो सामान्य जानकारियां होती हैं उनके पास होती हैं। तो यह उनका कौशल होता है किसी भी फसल को उगाना और उसका एक अच्छा उत्पादन लेकर के आना और उसके बाद उसे मार्केट में लेकर के जाना। लेकिन जो नए किसान होते हैं उन्हें खेती बाड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारियां नहीं होती हैं कि किस तरीके से कोई फसल हम उगाएंगे और चाहे हम क्या उसको रासायनिक तरीके से कर सकते हैं या हम जैविक करेंगे या फिर तमाम तरह के मेथड आए हैं मार्केट में, हम किस मेथड से खेती करेंगे। तो जो आपके लिए सही होगा आप उसी का चुनाव करें। और अगर आप यह जानते हैं कि आप अमरूद का पौधा ग्रो कर सकते हैं, आम का पौधा नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो आम का पौधा मत लगाइए, आम की खेती मत कीजिए। अब अगली बात होती है समय। अब देखिए, जब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो कई किसान होते हैं जो पर्याप्त समय अपने पास अपनी फसलों को नहीं दे पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो नए किसान होते हैं उसमें से कुछ लोग एज ए बिजनेस शुरुआत करते हैं और एक बिजनेस कोई कर रहे होते हैं। तो अगर आप समय नहीं दे पाएंगे, एक कहावत है 2 नाव पे चढ़ना, आगे समझ जाइए, तो ये परिस्थिति बन जाती है कि आप ना तो इस तरफ के होते हैं ना ही उस तरफ के होते हैं। तो ऐसे में आप कोई भी चीज करने जा रहे हैं तो आप लोगों को पर्याप्त समय देनी होती है। अब जो अगली चीज आती है रिस्क क्षमता। देखिए, आप कोई भी चीज करने जा रहे हैं तो कितनी आपकी क्षमता है, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जो खेत लिए हैं और उस खेत पे लेकर के जो फसल लगाए हुए हैं वह खराब हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में आप कितना सह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई फसल लगाए हैं और जो आपकी लागत है वह डूब गई, आपको टेंशन होने लगी, आपके पास और पैसे नहीं हैं तो आपका परिवार विषम परिस्थितियों में जा सकता है। यह तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन एक पुराना किसान होता है तो यह जानता है कि किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। जैसे पर्यावरणीय समस्या आई और आपकी जो फसल है यह खराब हो गई। ऐसी परिस्थिति में आपको रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप जो भी करने गए हैं उसमें जो रिस्क आनी है उसको आप पहले से जानते रहें कि ये आ सकती है और हम उसके लिए तैयार हैं। अब अगली जो चीज आती है वह आती है सामान्य जानकारी। देखिए, आप कोई भी कार्य जब करने जाते हैं तो एक सामान्य जानकारी आप लोगों को होनी आवश्यक होती है कि जैसे मिट्टी क्या है, मिट्टी में खेती होती है कैसे होती है, उसकी उर्वरक क्षमता क्या होती है
और जो आपका सिंचाई होता है, खाद होता है, पानी होता है, दवा होता है, और रासायनिक विधि से खेती, जैविक विधि से खेती, और मार्केट में तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनकी एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप जो खेती कर रहे हैं उसके पौधे को बढ़ा सकें और उसका एक अच्छा उत्पादन लेकर के आ सकें, जिसको आप मार्केट में लेकर के जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। और अगर सामान्य जानकारी नहीं है तो आप लोगों को पहले सामान्य जानकारी इकट्ठा करने पे जोर देना चाहिए, और जब यह आप सभी चीजें करते हैं तो आप लोगों को समस्याएं नहीं आएंगी आगे। अब देखिए, एक चीज आती है, हम किसानों को साथ देखे हैं शर्म। देखिए, कहते हैं, हम देखे हैं किसानों को कि वह फसल को उगा लिए, और जब बात आती है उसकी मार्केटिंग की, तो ऐसी परिस्थिति में वह मार्केटिंग सही से नहीं कर पाते हैं, जिससे प्रति किलो या प्रति कुंटल या प्रति टन उन्हें कम पैसे मिलते हैं अपनी फसल के। अब देखिए, जब आप कोई खेती करते हैं और खेती करने के दौरान जब उसका उत्पादन होता है तो आप उसे मार्केट में लेकर के जाते हैं, तो कई लोग आते हैं कि जो उसे खरीदते हैं या आपके खेत पे आते हैं, खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, उससे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। देखिए, हम आपको एक उदाहरण से समझा सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि आप मार्केट में जाते हैं और आपको कपड़े खरीदने हैं, तो आप किसी दुकान पे गए, उसका कलर पसंद आया तो, और अन्य चीजें नहीं पसंद आई, किसी पे आपको रेट पसंद आया, किसी पे कपड़े की क्वालिटी, रंग वगैरह सारी चीजें होती हैं। आप 4 दुकानों पे गए, तो वहां पर जो दुकानदार आपको दिखाया आप नहीं लिए और दूसरी दुकान पे चले गए, तो क्या उस दुकानदार को शर्म महसूस करनी चाहिए? अरे ये व्यक्ति नहीं लिया, आप जाने दो, हटाओ, ये काम अच्छा नहीं है, कोई आ रहा है खरीद नहीं रहा है, तो क्या वह छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो जब आप अपनी फसल का उत्पादन करते हैं तो आप कि खेत से चाहे फसल बिके या मंडी से बिके, तो कई लोग आएंगे जो कहेंगे कि लेंगे या नहीं लेंगे, रेट तय होगा नहीं तय होगा। तो जो व्यक्ति चाहेगा कि जैसी क्वालिटी उसे मिले, जैसा रेट मिले, जब उसे पसंद आएगा तो वह लेगा, और जब आपको पसंद पड़ेगा तो आप देंगे। तो जब यह दोनों लोग, एक तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, एक आवश्यकताओं वाला, दोनों लोगों का विचार आपस में मिल जाएगा तो बेचेंगे। तो यह चीजें जरूरी है। कई किसान इस वजह से अच्छा रेट नहीं पाते हैं। तो इन सभी चीजों का आप लोग ध्यान रखिए, और हमेशा हमारी यह कोशिश होती है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से किसी किसान को घाटा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से यह सारी टॉपिक हम आप लोगों के सामने लेकर के इतने बढ़िया एक्सप्लेन करने के साथ बता रहे हैं, जिससे आप इन चीजों का सही से आप उपयोग में लेकर के आ सकें, और जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। क्योंकि जब किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी, चाहे वह कंपनी हो, एजेंट हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी व्यक्ति को जानकारी देता है तो अच्छे से समझा के नहीं देगा, तो अगले व्यक्ति को अगर घाटा हो जाता है तो उसका जो परिवार है वह कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उसे। हो सकता है कि उसके पास खाने की व्यवस्था ना हो सकता है वह लोन लेकर के खेती किया हो। तो जो आप एक आदमी है, ह्यूमन है, मानव है, उस आधार पे आपको समझना चाहिए कि क्या चीजें घटित हो सकती हैं और आपको क्या करना चाहिए नैतिक तौर पे, वह सही है या नहीं सही है। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम जो जानकारियां देते हैं उससे जो किसान भाई अपने प्रयोग में लेकर के आते हैं वह फेल ना हो। तो इस वजह से अब डिटेल में चीजें हम लेकर के आ रहे हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। हाँ, आप लोगों को स्मार्ट किसान द्वारा दी गई जानकारियां कितनी फायदेमंद हैं, आप लोग इसका कितना फायदा उठा पा रहे हैं, क्या जो वीडियो आ रही है उसमें कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आप लोगों को खेती के सिस्टम के बारे में क्या जानकारियां चाहिए, जैसे लीज पे खेती है, इतनी चीजें हम समझाए हैं। अब एक एक टॉपिक के ऊपर, जैसे फसलों का चुनाव के ऊपर हमारी एक स्पेशल वीडियो आ सकती है। तो आप लोग यह बताएं कि आपको किस तरीके की जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बना करके रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे से कंटेंट लेकर के आ सकें। देखिए, अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम 10 लोगों के बीच में भी खड़े होकर के जो सही चीज़ रहेगा उसे हमेशा बोलेंगे। जब आप लोगों का प्यार नहीं मिलेगा तो हमारी ये चीज़ें भी दब सकती हैं। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।